हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग CSPHCL के डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो एग्जाम में 21 अगस्त को जो प्रश्न पूछे गए थे उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल सॉल्व किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिएगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर से जुड़े प्रश्नों को देखने वाले हैं। 30 प्रश्न होंगे यहाँ पर। 30 प्रश्नों का आप अच्छे से तैयारी करते हैं और इसी प्रकार से पूरी सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जो पूरे इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी हम लोग सीरीज को कंप्लीट करेंगे, छत्तीसगढ़ के भी सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसी प्रकार की PDF नोट्स और अन्य अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 21 अगस्त का ये पेपर है, 2019 में जो पेपर आयोजित हुआ था उसी का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? आपको इमेज एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है BOMB, JPEG, DOS और डॉक। तो देखिए, जो डॉक है वो तो डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो सही आंसर है JPEG हो जाएगा। आंसर बी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ करने में मदद करता है? वायरस को, वर्म्स को और थर्ड ऑप्शन दिया है आपको पंखा। और आपके पास यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं A तथा B, यानी 1 तथा 2, जो 3 आपको यहाँ पर दिए हुए थे। B में दिया हुआ है 1 तथा 3, C 2 तथा 3 और D में केवल 1। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि वायरस और वर्म्स होते क्या हैं, तभी आपका इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, वायरस और वर्म्स दोनों ही मैलवेयर प्रोग्राम हैं जो खुद को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, वायरस और वर्म्स दोनों ही इस टाइप के प्रोग्राम हैं। वायरस और वर्म्स से डिफरेंस ये होता है कि वायरस एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है, यानी जो भी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती है उनके माध्यम से फैलते हैं। जैसे पेन ड्राइव आप लोगों ने यूज किया तो उसके माध्यम से वायरस फैल जाता है। परंतु जो वर्म्स होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाते हैं। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आपको जो पता होना चाहिए। लेकिन दोनों ही को आपको यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो जो वायरस और वर्म्स दोनों ही हैं वो एंटीवायरस इसको साफ कर देता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि जो वायरस है वो धीमी गति से फैलते हैं, लेकिन जो वर्म्स है वो कंपैरेटिवली तेज गति से फैलते हैं। ठीक है, और जो वायरस है वो कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और नष्ट कर देता है या उन्हें बदल देता है, जबकि वर्म्स इस टाइप्स का नहीं करता। वर्म्स क्या करता है, जो संसाधन प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं को ही नष्ट कर देता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर एंटीवायरस वायरस को भी समाप्त करता है और वर्म्स को भी समाप्त करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1 तथा 2 ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सर्च इंजन नहीं है और ऑप्शन है बिंग, याहू, गूगल या क्रोम। सही ऑप्शन आपको बचाना है। देखिए, बिंग, याहू और जो गूगल तीनों ही सर्च इंजन है, जबकि जब आप जो क्रोम यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप में सब जो क्रोम यूज करते हैं ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो इसका जो सही आंसर है क्रोम हो जाएगा। ये एक क्योंकि वेब ब्राउजर है तो सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं? अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, सेंट्रल यूनिट और प्रिंटर। देखिए, CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि CPU के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, पहला तो हो गया कंट्रोल यूनिट, जिसे सेंट्रल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, ये भी याद रखना है आपको। और तीसरा होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये 3 भाग होते हैं CPU के। मेमोरी यूनिट जिसमें स्टोरेज होती है, कंट्रोल यूनिट या जिसे सेंट्रल यूनिट कहते हैं उसमें प्रोसेसिंग होता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यहाँ प्लस माइनस जो डिवाइड मल्टीप्लाई इस प्रकार के जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो यहाँ पर से सॉल्व होते हैं।
तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मुख्य भाग में एरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, और सेंट्रल यूनिट, ये दोनों तो हैं, परंतु प्रिंटर यूनिट इसका भाग नहीं है। तो जहाँ पर भी आपको 1 और 2 दिखे वही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है A और 2, तो ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर आपको 1 तथा 2 यहाँ पर भी मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 कथन आपके सही हो रहे हैं। 1 तथा 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 1 तथा 2 यहाँ पर भी है, तो इसमें डी लिया गया है। हालांकि आप जो सही लगे, जो पहला कथन हो, उसी को आप यहाँ पर आंसर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग करना, गेम्स खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपयोग है? आप कंप्यूटर के माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं और इंटरनेट ब्राउज भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं एक कंप्यूटर के माध्यम से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने किया? आपको कंप्यूटर, अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके जनरेशन को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि कौन से जनरेशन में क्या क्या प्रयुक्त हुआ। वैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूं तो 5 जनरेशन हुए, और इन 5 जनरेशन में क्या क्या प्रयुक्त हुआ ये आपको अक्सर पूछा जाता है। तो पहले जनरेशन में याद करिएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहले जनरेशन में। दूसरे में ट्रांजिशन का प्रयोग है। ये सब हार्डवेयर हैं जो प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, जितने चीज़ें बता रहा हूँ, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये जो हार्डवेयर हैं इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। तीसरा में आईसी चिप का प्रयोग हुआ, लेकिन ये जो आईसी चिप्स प्रयोग में हुए वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के रूप में प्रयुक्त हुए। इसमें भी, चौथे में भी आईसी चिप प्रयोग होगा, लेकिन ये जो आपका है वेरी लार्ज स्केल में प्रयुक्त होगा। और जो 5वीं पीढ़ी में जो आईसी चिप प्रयुक्त होगा वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में प्रयुक्त होगा। यानी तीसरे, चौथे और 5वें में आईसी चिप का प्रयोग हो रहा है, लेकिन तीसरे में स्मॉल स्केल में, चौथे में वेरी लार्ज स्केल में, और 5वें में अल्ट्रा लार्ज स्केल में प्रयुक्त हो रहा है। पहले और दूसरे में, जैसे कि मैंने बताया, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिशन। तो यहाँ पर पूछा गया है किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो पहला पीढ़ी है उसी में ही वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कीबोर्ड, माइक्रोफोन और बार कोड रीडर, ये तीनों की तीनों ही इनपुट डिवाइस है। इसमें जो एक बच गया है प्रिंटर, यही आपको आउटपुट देता है। आउटपुट मतलब जिसके माध्यम से आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड से हम लोग डाटा एंटर करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आपको सभी का जो फुल फॉर्म है वो पता रहना चाहिए। डिजिटल वर्सेटाइल जो डिस्क है, ये इसका सही एक्रोनेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बाकी आपको गलत ऑप्शन यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, Ctrl+E, Shift+F3, Alt+G और Ctrl+M, ठीक है। ये आपको प्रश्न पूछा गया है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को बनाने के लिए किया जाता है। और देखिए, जो Shift+F3 है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, Shift+F3, ये चेंज केस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये चेंज केस के लिए यूज किया जाता है। ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाता है। Alt+G की बात करें तो जो Alt+G है वो मोर डिजाइन टैप रीजन के लिए यूज किया जाता है, मोर डिजाइन टैप रीजन के लिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। उसी प्रकार बात करें Ctrl+E, Ctrl+E ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। अब जो आपका ऑप्शन बच गया Ctrl+M, यही आपका सही आंसर है। नई स्लाइड बनाना है जब भी आपको पावर पॉइंट में, तो Ctrl+M दबा दीजिए, आपको नई स्लाइड का एक नया स्लाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गूगल किस वर्ष में आविष्कारित हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिया है 1995, 1998, 2001 और 2000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो 2000 और 2001 है, ये लेटेस्ट ऑप्शन है,
यहाँ बस आपको 2000 से पहले का याद रखना है कि गूगल 2000 तक तो बना ही नहीं था। तो कब बना था? 1998 में, जस्ट 2 साल पहले बना था। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक प्रिंटर का एक टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इसका हिस्सा कौन सा है? तो जो रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट, ये दोनों ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हिस्से हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? देखिए, हार्ड डिस्क की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव और रोम, ये एक स्थायी मेमोरी है, जबकि जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने अभी कुछ बताया था, DVD का फुल फॉर्म, इस टाइप से फुल फॉर्म आपसे पूछता ही है क्वेश्चन, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर याद करते चलिएगा। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन के उपयोग है? ठीक है, सर्च इंजन के उपयोग, देखिए सर्च इंजन अभी इसके पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से सर्च इंजन है और कौन सा इसमें से नहीं है, उसको आपको अलग करना था। यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्च इंजन के उपयोग। तो देखिए, डॉक्यूमेंट सर्च करना, आप कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, तो गूगल में जाकर आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD एक उदाहरण है। अब CD एक आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक स्टोरेज डिवाइस है, आप कह सकते हैं। और यह किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, ऑप्टिकल माध्यम से यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एक एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन है जिसमें ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होते हैं। यानी एक एप्लीकेशन जिसमें या प्रेजेंटेशन कहे जिसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है और ग्राफिक टेक्स्ट भी होते हैं। तो ये आप इसका जो ऑप्शन देख रहे होंगे, मल्टीमीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट और इमेज। इमेज में तो केवल इमेज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट इन सबको काट दे तो आपका जो मल्टीमीडिया है ये इसमें परफेक्ट बैठता है। इसमें ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स और साथ ही साथ टेक्स्ट भी होते हैं। आप लोगों ने कोई म्यूजिक सिस्टम चालू किया होगा किसी प्लेयर के थ्रू, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से रिमूवेबल मीडिया है? CD, DVD और फ्लॉपी डिस्क। तो CD को भी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंप्यूटर में CD यूज़ कर रहे हैं तो उसे रिमूव किया जा सकता है ना। DVD को भी रिमूव कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क को भी रिमूव कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए, तीनों ही रिमूवेबल मीडिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग उपयुक्त होगी? अब किसी सिंगल आपकी बिल्डिंग है उसमें भी नेटवर्किंग की जाती है, तो वो जो नेटवर्किंग है वो कहलाती है लैन। ठीक है, लैन इसकी जो सिंगल आपकी मीडिया है उसमें जो नेटवर्किंग प्रयोग की जाती है, नेटवर्किंग एक चैप्टर है, उसको भी आप बोलेंगे तो अलग से डिस्कस कर देंगे। तो उसमें जो लैन है वो प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, URL का पूर्ण रूप है। ठीक है, URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर देख रहे होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो वॉर्म है और जो वायरस है ये दोनों तो मालवेयर है। ठीक है, तो ये दोनों को आप इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। वॉर्म और वायरस ये तो नहीं है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का जो है मालवेयर ही है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी कर सकते हैं। कोडेक्स ये मालवेयर नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है? यानी रिप्लेस बटन के रूप में यहाँ पर पूछा जा रहा है किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, Ctrl+P तो कहीं पर भी आपको दिखे यानी प्रिंट से रिलेटेड है, Ctrl+O कहीं पर भी दिखे तो ओपन से रिलेटेड है,
कंट्रोल आई दिखे वह इटैलिक से रिलेटेड है, बच जाता है आपका एक ऑप्शन, और यही इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल एच। ये किसी वर्ड को ढूंढने और रिप्लेस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं छूते हैं। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो पेपर को टच नहीं करते। जब भी प्रिंटिंग होता है तो नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आप यहाँ नाम से भी क्लियर कर पा रहे होंगे इस चीज़ को कि वो पेपर को टच नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो लिनक्स, विंडोज और डॉस, यहाँ पर जो आपको तीन दिख रहे हैं लिनक्स, विंडोज और डॉस, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ओरेकल है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए ऑप्शन दिख रहा है, सभी रियल टाइम है, आरटी लिनक्स, डॉस और विंडोज। जैसा कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जैसे यहाँ भी बताया था लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पता चलेगा? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन बी में आरटी लिनक्स। आरटी का मतलब होता है रियल टाइम, और रियल टाइम लिनक्स जो है यही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता चल गया, आरटी शब्द जुड़ा मतलब यही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य अलाइन कर देती है? तो जब भी आपको शॉर्टकट की यूज करना हो जिसमें लाइन या जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करना है, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल ई करते ही आपकी जो लाइन या टेक्स्ट है वो स्क्रीन में सेंटर में अलाइन हो जाएगी। ये जो बात हो रही है एमएस वर्ड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और स्पीकर। तो जैसे कि आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर से भी हमें आउटपुट मिलता है, स्पीकर से भी हमें ऑडिएबल फॉर्म में आउटपुट मिलता है, लेकिन जो माउस है उससे हम इनपुट देते हैं। तो यही एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अब यहाँ पर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो है वो याद रखनी होगी। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करते चलना होगा। देखिए नॉर्टन, कैस्पेर्स्के और अवास्ट, ये तीनों के तीनों ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन, अवास्ट और कैस्पेर्स्के, ये सभी के सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रॉम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नाम से क्लियर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर तो नहीं है। ठीक है, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या वेब पेज। जब भी आप वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी वेब पेज, तो HTML एक लैंग्वेज यूज होता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। MS-DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम की तारीख देखने के लिए होता है? जब भी आप MS-DOS यूज करेंगे तो इसमें एक कमांड यूज होता है डेट कमांड। ये सिस्टम की तारीख को देखने के लिए यूज होता है। तो आपको ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो आपके 2019 के एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे कंप्यूटर के, उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमें मोटिवेट करिएगा कि हम जो नेक्स्ट सीरीज इसको कंटिन्यू करते रहें। आपके जो लाइक्स और कमेंट ही है जो हमें आगे मोटिवेट करते हैं। तो इसी प्रकार की नए नए वीडियोस और जो जानकारी है, अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।